एक्चुअली ये जो कैंप है हरियाणा सरकार की तरफ से है। हरियाणा सरकार का हायर सेकेंडरी एजुकेशन और राइट टू लाइफ फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन होके ये 2024 में एक एमओयू हुआ था, जिसके मतलब जिसका आधार मेन था कि कैंसर पे अवेयरनेस करेंगे। एचपीवी वायरस के बारे में बताया जाएगा बच्चों को, एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में बताएगा और बताया जा रहा था। सिरसा में ये कल से शुरू हुआ है ये कैंपेन, क्योंकि पूरा हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करना था, तो अब जाके हम सिरसा पहुंच पाए हैं। इसमें कैंसर के कारण, कैंसर का जो डाटा है, जैसे डब्ल्यूएचओ ने ये डिक्लेयर किया है कि 2040 तक हर घर में एक कैंसर पेशेंट होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें। जो प्रिवेंशन, कैंसर के प्रिवेंशन में रिसर्चर है, जो ऑलरेडी उनका रिसर्च एक्सपीरियंस है, वो इसमें सेशंस लेते हैं, बताते हैं कैंसर का कारण क्या है, किस कारण कैंसर फैल रहा है, किस तरीके का लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करके हम कैंसर से बच सकते हैं। क्योंकि आज भी कैंसर को लेके बहुत सारे मीथ है, बहुत सारे लोगों का मतलब सोच है कि कैंसर एक फैलने वाली बीमारी है, इट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। पर ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ये नॉर्थ बेल्ट में स्पेशली जैसे झज्जर है, रोहतक है, हिसार है, सिरसा है, इसमें लोगों का ये मानना है कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, ट्रीट बायोप्सी करें, जिसको ये टुकड़े की जांच बोलते हैं यहाँ, बायोप्सी करते ही कैंसर फैल जाता है, ये भी एक मीथ है। कैंसर के दौरान जो साइड इफेक्ट होते हैं, हाँ ऑब्वियसली ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दिया जाता है, कीमोथेरापी हो या रेडिएशन थेरापी हो। रेडिएशन थेरापी तो अल्ट्रावायलेट रेज है, लेकिन कीमो है, टारगेट है, हार्मोनल थेरापी है। टारगेट थेरापी और हार्मोनल थेरापी का थोड़ा मतलब कम साइड इफेक्ट है, लेकिन कीमोथेरापी का थोड़ा साइड इफेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होने के कारण। तो क्या होता है, पेशेंट में लूज मोशंस होना, बुखार रहना, वॉमिटिंग सेंसेशन रहना होता है। तो क्या करते हैं, बीच में ही ट्रीटमेंट छोड़ के वो बाबाओं के पास चले जाते हैं, कुछ होम्योपैथी, आयुर्वेदा। तो एक बार अगर शरीर में आपके ही खुद की कोशिकाएं जब कैंसरस हो जाती है, उसके बाद आप कोई और मेडिसिन में जा नहीं सकते। आपको ट्रीटमेंट, मेरा जो अवेयरनेस कैंपेन सिर्फ अवेयरनेस करना नहीं है, पेशेंट से भी मैं इंटरेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं साइको ऑन्कोलॉजी भी देखती हूँ, प्रिवेंटिव देखती हूँ, ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि पेशेंट का जब कभी भी कैंसर है, पेशेंट पहले तो पेशेंट को एक्सेप्ट करने से पहले फैमिली को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हमारे इस फैमिली मेंबर को कैंसर हुआ है। जब पेशेंट की फैमिली एक्सेप्ट करेगा, जो पेशेंट का केयर टेकर है वो एक्सेप्ट करेगा, तभी जाके पेशेंट एक्सेप्ट कर पाएगा। पेशेंट का अच्छा प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, साइको ऑन्कोलॉजी का पार्ट है वो, प्रॉपर काउंसलिंग करके उसको बताया जाएगा। अगर एक्सेप्टेंस के साथ अगर ट्रीटमेंट शुरू होता है कैंसर का, तो बहुत अच्छे से असर करता है। देखिए, स्टेज फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, हम कैंसर होने के बाद हम अगर ट्रीटमेंट के लिए सोचे तो ये गलत बात है, मेरा जो मानना है। मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में जिस तरीके से कैंसर फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकंड के बी में जाके डिटेक्ट होता है, क्योंकि हम इजीली मेडिसिन खाते हैं। पेट खराब हुआ, हम तुरंत एंटीबायोटिक खा लेते हैं। एक जो पढ़ी लिखी नहीं है, एक गांव में रहती है, छोटे से गांव में, लेकिन उसको भी सारे पेट खराब होने वाले एंटीबायोटिक हो या सारे पेन किलर्स का नाम पता है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है। और मेडिसिन का प्रयोग, मेडिसिन जो हम खा रहे हैं प्रॉपरली नहीं खाने के कारण कैंसर थर्ड या फोर्थ स्टेज में डिटेक्ट होता है। और मेरा जो ये कैंपेन है, मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे अवेयर हो, बच्चे के साथ साथ हम कुछ पर्टिकुलर माँ को लेके बताते हैं, जैसे कि स्तन कैंसर। स्तन कैंसर पूरे वर्ल्ड में होने वाला महिलाओं का नंबर 1 कैंसर है, और हमारे भारतवर्ष में ये थर्ड या फोर्थ स्टेज में डिटेक्ट होता है। और हरियाणा भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें स्तन कैंसर थर्ड या फोर्थ स्टेज में ही डिटेक्ट होता है। हर एक औरत जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, वो एक रिगोरियस ट्रीटमेंट के साथ गुजरना पड़ता है, सर्जरी होती है, कीमो होता है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज में हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, जीरो जीरो स्टेज में इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हर महिला अपना जो मासिक धर्म शुरू होता है, पीरियड्स बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू होता है, 7वें से 10वें दिन में, 7, 8, 9, 10, इन 4 दिन के 4 दिन में अपने हाथों से अपना स्वयं का परीक्षण करें। अगर वो परीक्षण वो हर मासिक धर्म में करती है, तो अगर
स्तन में होने वाले जो भी बदलाव है, स्तन के आसपास जो भी होने वाले बदलाव है, वो फर्स्ट स्टेज में, 0 स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा। अगर यही हमारे भारत में हर महिला केयरफुली करने लगे, तो हम ब्रेस्ट कैंसर जो तेजी से फैल रहा है, देखो जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हमारे खेतों में पेस्टिसाइड्स यूज किया जा रहा है ना, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से वॉट एवर वी आर हैविंग इन आवर प्लेटर, माइट बी इज इट थाली ऑफ बंगाल, थाली ऑफ पंजाब, थाली ऑफ हरियाणा, वी आर हैविंग स्लो पॉइजन विद आवर फूड। ये हम रोक नहीं सकते। हम मिल्क प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक काऊ या बफेलो का कैपेसिटी 7 लीटर का होता है, लेकिन उनको भी हॉर्मोन्स देके, पर्टिकुलरली मैं कोई हॉर्मोन्स का, कोई मेडिसिन का नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी, वो हॉर्मोन्स देके उनका जो कैपेसिटी है बढ़ाया जाता है। तो आपको क्या लगता है, या हम ये कैसे भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं से वो मिल्क हमारे अंदर जा रहा है, हम खा रहे हैं वो मिल्क प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं से वो हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। महिलाओं में पिछले 10 साल से बहुत तेजी से ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर बढ़ रहा है, और मैं चाहूंगी कि इस कैंपेन से हम बच्चों के थ्रू माँ तक पहुंचे, और ब्रेस्ट कैंसर है 0 स्टेज और फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट। और दूसरा है जो एचपीवी वैक्सीनेशन का, जो अभी बहुत इंडिया में न्यूली लॉन्च हुआ है, जो देखिए जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये वायरस है पर्टिकुलरली, इस वायरस के 200 स्ट्रेन हैं। 200 स्ट्रेन में कुछ ही स्ट्रेन है जिसके कारण ह्यूमन बींग को प्रॉब्लम होता है। उसमें से एक 4 है, एक 9 है, एक 18 है, 17 है, ये सब नंबर्स भी लोग समझेंगे नहीं। लेकिन अभी क्या है, भारत ने लॉन्च तो किया है वैक्सीनेशन, लेकिन अवेयरनेस नहीं है लोगों में। पहले हमें अवेयरनेस करना पड़ेगा, इसके बाद आगे आएंगे लोग वैक्सीनेशन के लिए। तो अवेयरनेस नहीं होगा तो जो एचपीवी वैक्सीन, जो पर्टिकुलर एज, वैसे तो ये अभी भी मीथ है लोगों के ब्रेन में कि ये सिर्फ लड़कियों को चाहिए, ये सिर्फ फीमेल को चाहिए, ऐसा नहीं है। ये बॉयज और गर्ल्स दोनों को चाहिए। जितना अर्ली एज में लग जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी सेक्सुअली कंटामिनेटेड हो जाते हैं। एक बार सेक्सुअली कंटामिनेटेड हो गए तो ये वायरस हम इजीली एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। भारत सरकार ने स्पेशली एक पर्टिकुलर एज चुना है, 11 से 14 साल। 11 से 14 साल इसीलिए चुना है। वैसे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अगर वैक्सीन लेने जाओ तो 3 वैक्सीन आपको लगता है। गार्डासिल 2 है, 4 है, 9 है। 9 थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 4 पर्टिकुलरली लगता है। सर्वोवैक्स है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 वैक्सीन लेना पड़ता है। इसको कंपाइल करके एक वैक्सीन दिया जा रहा है बच्चों को, ताकि हमारी बच्चियां, मतलब एक वैक्सीन तो लगी जाए। और ये वॉलेंट्री बोला गया है, कंपलसरी नहीं है किसी को भी, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होगा तो लोग सोचेंगे लगाने के लिए, क्योंकि आप सोचिए, ये अभी तो हम कंटामिनेटेड हो जाएंगे, इस एज में, अर्ली एज में कंटामिनेटेड हो जाएंगे। इसका जो असर करता है हम ह्यूमन बॉडी में, ये 35 के एज के बाद असर करता है। मेल को भी पर्टिकुलर एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी वायरस के कारण 3 to 4 टाइप ऑफ कैंसर होता है। पिनाइल कैंसर, कोलोन कैंसर, एनल कैंसर, ये 3 जो पर्टिकुलर कैंसर है, ये पुरुषों को होता है। महिलाओं को शुद्ध हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर बोलते हैं, या बच्चेदानी का मुंह का कैंसर बोलते हैं साधारण भाषा में, और इंग्लिश में इसको सर्विक्स कैंसर बोलते हैं या सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ये सर्वाइकल गले वाला नहीं है ये बच्चेदानी के मुंह में होने वाला कैंसर है। तो ये एक एज में ही जाके डिटेक्ट होता है। तो हम किस तरीके से अपने आप को सेव करें, क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर है वो एक मंदिर ही है। हम ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से हम, जिस तरीके से हम गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हम नहा के शुद्ध होके जाने की कोशिश करते हैं। हम बाहरी रूप से शुद्ध होके जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, वो एनर्जी तो हमारे अंदर ही है। हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए। जितना हम हेल्दी रखेंगे, अच्छा खाएंगे, बोलते हैं ना, जैसा भोजन है हमारा वैसे ही तन होगा हमारा, वैसे ही मन होगा, वैसे ही हमारा दिमाग होगा। तो इतना ही बोलना चाहूंगी। लेकिन एक सारी महिलाओं के लिए एक मेरा मैसेज है आप लोगों से, मेरा ये हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को, एंड इवन राइट टू लाइफ फाउंडेशन को भी। मैं चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं 45 एज क्रॉस कर चुकी है, वो तो वैक्सीन ले नहीं सकती एचपीवी वैक्सीन, लेकिन एक गांव में मैं जाती हूँ अवेयरनेस कैंपेन के लिए, तो मैं वहां देखती हूँ कि 3 महिलाओं में से 1 महिला का बच्चादानी नहीं होता है। क्यों?
क्यों डॉक्टर बोलता है कि बच्चेदानी को निकालिए? क्या रीजन है? रीजन एचपीवी वैक्सीन भी हो सकता है। यूट्रस निकालना बहुत इजी नहीं है एक डॉक्टर के लिए बोलना कि हाँ यूट्रस नहीं है, लेकिन आपको अपना प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना है। जो 45 क्रॉस कर चुकी है, मेनोपॉज आने वाला है आपका, आपको ईयरली एक बार मैमोग्राफी करना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए। हर महीने सेल्फ डिटेक्शन करना चाहिए, अपना स्वयं का परीक्षण, अपने ब्रेस्ट का, शरीर में होने वाले चेंजेस को आप देखिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। थर्ड जो है, जो महिलाएं 45 क्रॉस कर चुकी है, ईयरली एक बार वाया पैप्समियर करवाइए। वाया पैप्समियर अगर आप कराते रहोगे तो आपके जो भी बॉडी में चेंजेस है, यूट्रस से रिलेटेड या कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो समय पर पता चलेगा और डॉक्टर्स के लिए भी आसान हो जाएगा ट्रीटमेंट। देखिए अब भारत में तो एक बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम है, आपको बहुत कहीं जाने की, जो डायरेक्ट डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले आशा वर्कर से मिलिए, आपके एरिया में आशा वर्कर, आप उससे डिस्कस कीजिए अपनी प्रॉब्लम। वो आपको प्रॉपर वे में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या सब सेंटर हो या अर्बन हेल्थ सेंटर हो या कम्युनिटी सेंटर हो, इजीली आप, बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है। तो कृपया प्लीज अवेयर हो जाइए। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन समय में पता चल जाता है तो इजीली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। और जो वुमेन बेस्ड कैंसर जो भी मैंने बताया है, वो सब प्रिवेंटेबल है। जैसे यूट्रस का कैंसर है, यूट्रस का कैंसर जो होता है फीमेल में, कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलरली जिसमें वेट गेन होता है। जो भी कैंसर है, जैसे ए टू जेड हजारों टाइप ऑफ कैंसर है, इसीलिए ये पर्टिकुलर कोई डिजीज नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज बोलते हैं कैंसर को। तो यूट्रस का जो कैंसर है उसमें महिला का वेट जो है ना गेन होगा, और लेडीज क्या है, इग्नोर करती है। और यूट्रस का जो कैंसर है वो लास्ट स्टेज में ही पता चलता है। तो इसीलिए आप अपने बॉडी में जो वेट मैनेजमेंट है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग रखिए। 45 मिनट्स का एक्सरसाइज मस्ट है, चाहे वो कोई भी एज का हो। इवन बच्चों को होने वाले भी बहुत सारे कैंसर है जो पेरेंट्स लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, जैसे लुकेमिया है जो ब्लड कैंसर है, वो इंडिया में मोस्टली लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है। क्योंकि बच्चे को जब सिम्टम्स होता है, नॉर्मली फीवर आता रहता है, लूज मोशंस होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, तो पेरेंट्स क्या है, पहले तो केमिस्ट से दवाइयां ला ला के खिलाते रहते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है बच्चे का, और अंत में जाके बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक की बात आ जाती है। तो जो भी बदलाव है, कोई भी सिम्टम है, चाहे कोई भी कैंसर हो, पुरुषों को होने वाला हो या महिलाओं को होने वाला कैंसर हो या बच्चों को होने वाला कैंसर हो, कैंसर का कोई एज नहीं है। ये छोटे से बच्चे से लेके 80 साल, 85 इयर्स ओल्ड मेल फीमेल को भी हो सकता है। तो अपने शरीर में होने वाले बदलाव को इग्नोर मत कीजिए। 15 मतलब 15 दिन से कोई भी सिम्टम्स हो, चाहे वो सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, लूज मोशंस हो, वॉमिटिंग सेंसेशन हो, कोई लंप हो आपके बॉडी में, देखिए हर गांठ तो कैंसर नहीं होती है, लेकिन 30% गांठें जो होती है हमारे शरीर में कहीं पे भी हो, वो कैंसर की गांठें होती है। तो महिलाएं स्पेशली जो गांठ को इग्नोर करती है, देखिए महिलाओं के स्तनों में भी जो होने वाला गांठ है उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि वो हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन डरना नहीं है, डॉक्टर से डिस्कस करना है। देखिए हमारे समाज में आज भी बहुत सारे सरकमटेंसेस है, चाहे वो फैमिली सरकमटेंसेस, सोशल सरकमटेंसेस, financial circumstances. Because of that reason, female don't want to discuss their problem to anybody else ना, इवन हस्बैंड से भी डिस्कस नहीं करना चाहती है कि इसके बाद मेरा क्या होगा। क्योंकि मैं इंडिया के 21 स्टेट्स में काम करती हूँ, है ना, मेरे अवेयरनेस कैंपेन होते हैं 21 स्टेट्स में, तो मैं ये जानती हूँ, और 2 लाख से ज्यादा लोगों को मैं अवेयर करती हूँ। तो मैंने ये बहुत क्लोजली, अगर मैं महिलाओं से मिलती हूँ तो मुझे ये पता चलता है, जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है, आज बहुत सारी महिलाएं, 80% महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है, जो जो अपने ब्रेड बटर पे, बोलते हैं ना कि दाल रोटी रोटी कपड़ा मकान के लिए किसी पे निर्भर है, तो उनका कोई नहीं है अभी, ना उनको मायके से सपोर्ट मिल रहा है, ना ससुराल से सपोर्ट मिल रहा है, ना इवन हस्बैंड से सपोर्ट मिल रहा है। तो आपका ही शरीर है, और अगर आप ही ख्याल नहीं रख रहे हो तो आप खुद जानिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए, तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रख सकता। पहले आप अपना ख्याल रखिए एज ए मदर, इसके बाद आप
सबका ख्याल रखिए। थैंक यू। मैंने लास्ट क्वेश्चन ये है कि जी बच्चों में ज्यादातर आपने फूड की बात करी, पेस्टिसाइड की जी जो जी हो रहा है, जी जी बच्चों में खासकर जो है फास्ट फूड की ज्यादा चलन हो गया है, जी जी जी। सही है या गलत है? देखिए, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है आपका। जो हमारे ये कैंपेन है, वो सबका कहना ये है कि छोटे बच्चे क्या समझेंगे, है ना? ये हमने पूरा एक डायलॉग्स इस तरीके से बना रखा है कि ये हम छोटे बच्चों को पहले कवर करते हैं। बच्चे को सबसे पहले तो जंक फूड कोई टीचर नहीं खिलाता है ना? सबसे पहले मैं ये पेरेंट्स के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। जंक फूड कोई पेरेंट्स नहीं खिलाता है, पहली बार टीचर्स नहीं खिलाता है, ना कोई रिलेटिव्स खिलाते हैं। पहली बार जंक फूड कौन इंट्रोड्यूस करता है बच्चों को? पेरेंट्स करते हैं, माँ करती है, पापा करते हैं। एग्जैक्टली। धीरे-धीरे हैबिचुअल होता है, और हैबिचुअल होने का, हैबिट में आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर कोई भी ब्रांड नहीं बोलना चाहूँगी। जैसे इंस्टेंट नूडल्स है, उसमें बहुत सारे ब्रांड आते हैं। ये चिप्स के बहुत सारे पैकेट हैं जो इज़िली मार्केट में अवेलेबल है, ₹5 ₹10 में अवेलेबल है। बच्चा रोता है, माँ तुरंत से ₹5 ₹10 का चिप्स दे देती है। तो बच्चा, माँ को भी नहीं पता, जो चिप्स के पैकेट में पढ़ के आप देखिए, उसमें पाम ऑयल होता है, उसमें अजीनोमोटो होता है, उसमें ऐसे कलर होते हैं जो डायरेक्ट कार्सिनोजेनिक है बॉडी के लिए, जो धीरे-धीरे मेटाबॉलिज्म को चेंज करता है, धीरे-धीरे इम्यूनिटी चेंज करता है। तो जंक फूड तो मैं देखिए, अभी बच्चे खा रहे हैं, मैंने आज एक स्पीच दिया और मैंने आज उनको समझाया, वो नहीं सुधरेंगे तुरंत, लेकिन कम कर सकते हैं। कोई भी बैड हैबिट जीवन में, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, कुछ भी, वो हम धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर एक जो स्मोकर है, उसको भी हम बोलेंगे कि नहीं, आपको कल से स्मोकिंग छोड़ना है, तो वो छोड़ नहीं पाएगा। उनको हमें बोलना है, आप स्मोकिंग कर रहे हो, आपको कम करना है। एक पॉजिटिव थॉट देके उनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो ये पेरेंट्स करेंगे। स्कूल सिस्टम में भी ये लंच बॉक्स में फ्रूट्स का होना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में प्रोटीन कंपल्सरी होना, है ना? क्योंकि बच्चे देखिए, आज हमने भी पढ़ाई की है और आज यहाँ तक पहुँचे हैं हम। हमें धूप में खड़ा करके स्पोर्ट्स कराते थे, हमें कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल के बच्चे, थोड़े से धूप में खड़ा कर दिया जाए तो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है ढंग से, क्योंकि लेट नाइट तक, ये पेरेंट्स के लिए और एक मैसेज है, मोबाइल भी बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों की इम्यूनिटी, बच्चों का मेंटल हेल्थ के लिए। हमारा बच्चों को आप अगर पूछेंगे कि कितने बजे आप सोते हो? कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि 9:30 बजे तक सो जाते हैं। 10:30, 11 इस टाइम में सोते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि पेरेंट्स खुद भी मोबाइल देख रहे होते हैं, और पेरेंट्स अगर बोलेंगे कि बेटा आप सो जाओ, और आप उसके बगल में आप मोबाइल देख रहे हो, तो बच्चा कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएगा। अपनी नींद में उसका उसका दिमाग तो आपके मोबाइल में रहेगा। तो मोबाइल यूसेज भी कम होना चाहिए, उसका भी एक रीज़न है। आज हमारे भारत के ही यूथ नहीं, पूरा ऑल ओवर अराउंड जो वर्ल्ड में, पूरे जो यूथ है, वो सो नहीं पाता टाइम पे। क्योंकि हमेशा मोबाइल में रहना, ब्रेन को मतलब पीस नहीं है ब्रेन के पास। तो मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है, और मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगा तो पढ़ाई बच्चा नहीं कर पाएगा, ना उसका खाने में मन करेगा, ना सोने में मन करेगा। हमारे दोनों आईब्रो के बीच से एक हार्मोन, पर्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट होता है, जो हमें सोने में मदद करता है। लेकिन लेट नाइट तक हम जब मोबाइल में होते हैं, या सिस्टम के सामने होते हैं, या टेलीविज़न देखते हैं, उनका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों का भी स्लीप डिस्टर्ब हुआ है, पेरेंट्स का भी स्लीप डिस्टर्ब हुआ है। वी ऑल आर डिस्टर्ब्ड एंड डिपेंड्स ऑन द मोबाइल। और हमें लग रहा है कि हम रील देखते हैं। इवन कोई भी अफ़सर हो या वेजिटेबल वेंडर हो, कहीं पे भी आप देखो, जिनके पास जब टाइम हो, सुकून हो थोड़ा-सा, सुकून में शांति से कोई नहीं बैठता है। वी स्क्रॉल एंड स्क्रॉल एंड स्क्रॉल ना। स्क्रॉलिंग में हमें ये लग रहा है कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं, एक रील हमें पसंद नहीं है, हम दूसरा देख ले रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा ब्रेन जो है, हर रील को क्लिक कर रहा होता है। क्लिक, 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 जितना हम स्क्रॉल करते हैं, उतनी बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लिक करता है। In front of mirror, I'm talking about my students, yeah, children's. In front of mirror, they compare their personality with multiple hundred personalities, and that's the reason they are not motivated. क्या बनना है इनको, they confuse, क्या पढ़ना है, क्या करना है जीवन में। जब भी हम कोई सपना देखते हैं, है ना, चाहे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अपना सपना होना चाहिए नंबर वन, बच्चों के लिए है ये। और उस बनने का इकोसिस्टम पता चलना चाहिए। इकोसिस्टम अगर हमें पता नहीं है, अगर मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ, या मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाह रही हूँ, या मैं टीचर बनना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो वो
बनना मैं क्यों चाहती हूँ, वो बन के मेरे पेरेंट्स के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वो बन के मैं अपने टीचर्स के लिए क्या करूंगी, मैं समाज के लिए क्या करूंगी, मैं इस देश के लिए क्या करूंगी, मैं मदर अर्थ के लिए क्या करूंगी। ये इकोसिस्टम के थ्रू बच्चों को समझाना पड़ेगा कोई भी करियर को। तो सर मैं तो यही चाहूंगी, देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा शरीर, है ना। शरीर हमारा जो बॉडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ जंक फूड ही नहीं, देखिए आज हर चीज में मिलावट है। आज भी हमारे भारत में 70% लोग जो पॉपुलेशन है ब्रेड बटर सेल्टर के लिए किस पे डिपेंडेंट है, लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है फार्मिंग में। हमारे फार्मर्स बहुत समझदार है और हमारे फार्मर्स के कारण हम एक लाइफ जी पा रहे हैं ना हम, क्योंकि हमारे प्लेट में एक भी दाना जो खा रहे हैं हम, एक भी जो गेहूं है या चावल का दाना, वो कहाँ से आ रहा है हमारे पास, हमारे फार्मर्स क्या मेहनत के कारण आ रहा है। फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कम से कम पेस्टिसाइड यूज करें, कम से कम फर्टिलाइजर यूज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से भले ही आप अपने परिवार के लिए अलग उगा रहे होंगे, लेकिन आपका आपके बगल में रहने वाला बच्चा भी आपका ही बच्चा है। एक मॉरल होना चाहिए हमारे अंदर, एक इंसानियत को हम सब मिलके खत्म ना करें, क्योंकि अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं बचेगी, हमारे अंदर करुणा नहीं रहेगा, तो शायद हम धीरे 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 गैजेट बनते जाएंगे, रोबोट बनते जाएंगे। इंटर कनेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है हम सबको, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो। कि अभी आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए।